आइए आज सुनते हैं एडविन लेफेब्रे द्वारा लिखित बुक रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर का दूसरा चैप्टर। जैसी कि यह खोज कि कॉस्मोपॉलिटन स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी गलत धारणाओं से उन्हें पीटने के लिए तैयार थी, जिसने 3 पॉइंट मार्जिन और 1.5 पॉइंट प्रीमियम की बाधा लगाई थी और साफ हिंट दिया कि उन्होंने सिर्फ ऐसा इसलिए किया कि किसी भी तरह जेसी उनके बिजनेस से दूर रहे। जेसी ने जल्द ही न्यूयॉर्क जाने का मन बना लिया, जहां वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के कुछ मेंबर्स के ऑफिस में ट्रेड कर सकते थे। वे कोई बोस्टन ब्रांच नहीं चाहते थे, जहां कोटेशन को टेलीग्राफ करना पड़े। वे तो मेन सोर्स के नजदीक रहना चाहते थे। वे 21 साल की उम्र में अपने साथ $2500 लेकर न्यूयॉर्क आए थे। उन्होंने पहले ही बताया था कि जब वे 20 साल के थे तब उनके पास $10,000 थे और उस शुगर डील पर उनका मार्जिन $10,000 से अधिक था, लेकिन वे हमेशा नहीं जीते। ट्रेडिंग की उनकी योजना काफी अच्छी थी और इसमें लॉस की तुलना में अक्सर जीत हासिल हुई। अगर वे इस पर कायम रहते तो शायद 10 में से 7 बार वे सही होते। वास्तव में उन्होंने हमेशा तब पैसा कमाया जब उन्हें यकीन था कि वे शुरुआत से पहले ही सही थे। जिस चीज ने उन्हें हराया वह यह थी कि उनके पास अपने खेल पर टिके रहने के लिए पर्याप्त दिमाग नहीं था, यानी मार्केट में तभी खेलना जब वे संतुष्ट थे कि मिसालें उनके खेल के पक्ष में थी। वे यह नहीं जानते थे कि हर चीज का एक समय होता है, और यही वह चीज है जो वॉल स्ट्रीट में बहुत से लोगों को मात देती है, जो मुख्य हारने वाले ग्रुप में होने से बहुत दूर है। वे एक साधारण मूर्ख हैं जो हर समय हर जगह गलत काम करते हैं, लेकिन एक वॉल स्ट्रीट मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उन्हें हर समय ट्रेड करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास रोजाना स्टॉक खरीदने या बेचने के पर्याप्त कारण नहीं हो सकते, या उनके खेल को एक बुद्धिमान खेल बनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं हो सकता है। जेसी ने इसे साबित कर दिया। जब भी उन्होंने अनुभव की रोशनी में टेप पढ़ा तो उन्होंने पैसे कमाए, लेकिन जब उन्होंने मूर्खतापूर्ण नाटक किया तो उन्हें हारना पड़ा। वे कोई अपवाद नहीं थे। क्या वे थे? वहां एक विशाल कोटेशन बोर्ड था जो उन्हें घूर रहा था और टिकर चल रहा था, और लोग ट्रेड कर रहे थे और देख रहे थे कि उनके टिकट नकदी में या बेकार कागज में बदल गए हैं। निसंदेह जेसी ने उत्तेजना की लालसा को अपने फैसले पर हावी होने दिया। एक बकेट शॉप में जहां आपका मार्जिन बहुत कम है, आप लंबे समय तक नहीं खेल सकते। आप बहुत आसानी से और जल्दी से वाइप आउट कर दिए जाते हैं। अंतर्निहित स्थितियों के बावजूद निरंतर एक्शनेबल रहने की इच्छा वॉल स्ट्रीट में कई नुकसानों के लिए जिम्मेदार है, यहां तक कि प्रोफेशनल्स के बीच भी, जो महसूस करते हैं कि उन्हें हर दिन कुछ पैसे घर ले जाना चाहिए, जैसे कि वे नियमित सैलरी के लिए काम कर रहे थे। याद रखें कि जेसी केवल एक बच्चे ही थे। तब उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने बाद में क्या सीखा। 2 लंबे सप्ताह तक इंतजार किया और एक स्टॉक देखा जिस पर वे बहुत आशावादी थे, इससे पहले कि उन्हें लगा कि इसे खरीदना सेफ था, और वह 30 पॉइंट ऊपर चला गया। वह टूट गया था और वापस आने की कोशिश कर रहा था, और वे लापरवाही से खेलने का रिस्क नहीं उठा सकते थे। जेसी को सही होना था और इसलिए उन्होंने इंतजार किया। यह साल 1915 की एक लंबी कहानी है। जेसी इसे बाद में उचित स्थान पर बताएंगे। अब चलिए वहां से आगे बढ़ते हैं, जहां जेसी को उन्हें हारने के वर्षों के अभ्यास के बाद बकेट शॉप को अपनी अधिकतम जीत ले जाने दी, और बेट लगाने के लिए अपनी पूरी खुली आंखें रखते हुए यह सब होने दिया। यह उनके जीवन का एकमात्र समय भी नहीं था जब उन्होंने ऐसा किया। एक स्टॉक ऑपरेटर को अपने भीतर कई महंगे दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। किसी भी तरह वे $2500 लेकर न्यूयॉर्क आए। यहां ऐसी बकेट शॉप भी नहीं थी जिस पर कोई भरोसा कर सके। स्टॉक एक्सचेंज और उनके बीच की पुलिस उन्हें काफी सख्ती से क्लोज करने में सफल रही। इसके अलावा वे एक ऐसी जगह ढूंढना चाहते थे जहां उनकी ट्रेडिंग की एकमात्र लिमिट उनकी स्टैक साइज की हो। उनके पास इनमें से बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह हमेशा के लिए कुछ कुछ ऐसा ही रहेगा।
शुरुआत में मुख्य बात ऐसी जगह ढूंढना थी जहां उन्हें उचित डील पाने के बारे में चिंता न करनी पड़े। इसलिए वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एक हाउस में गए, जिसकी वहां पर ही एक ब्रांच थी। जहां वे कुछ क्लर्कों को जानते थे, वे लंबे समय से बिजनेस से बाहर हो गए हैं। जैसी वहां लंबे समय तक नहीं रहे, उन्हें उनमें से एक भी साथी पसंद नहीं आया और फिर वे AR फुलरटन एंड कंपनी के पास गए। किसी ने उन्हें जेसी के शुरुआती अनुभवों के बारे में बताया होगा। शायद ज्यादा समय नहीं हुआ जब वे सभी ट्रेडर्स जेसी को बॉय कहने लगे। जेसी हमेशा यंग दिखते थे। यह कुछ मायनों में एक बाधा थी, लेकिन इसने उन्हें अपने लिए लड़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि कई लोगों ने उनकी इस दिखावट का फायदा उठाने की कोशिश की। बकेट शॉप पर मौजूद लोग यह देखकर कि जेसी एक बच्चे ही हैं, वे हमेशा सोचते थे कि यह लड़का किस्मत के मामले में मूर्ख है, और यही एकमात्र कारण है कि जेसी ने उन्हें इतनी बार हराया था। खैर, 6 महीने भी नहीं बीते थे कि जेसी को फिर से एक जबरदस्त झटका लगा। वे काफी एक्टिव ट्रेडर थे और एक विनर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। उन्हें लगता है कि उनका कमीशन कुछ हद तक था। जेसी ने अपना अकाउंट काफी बढ़ाया, लेकिन निसंदेह अंत में उन्होंने सब खो दिया। उन्होंने काफी सावधानी से खेला, लेकिन उन्हें हारना पड़ा। जेसी आपको इसका कारण बताएंगे कि बकेट शॉप में यह उनकी उल्लेखनीय सफलता थी। जेसी खेल को अपने तरीके से केवल बकेट शॉप में ही हरा सकते थे, जहां वे फ्लक्चुएशन पर बेटिंग लगा रहे थे। उनका टेप रीडिंग विशेष रूप से उसी से संबंधित था। जब उन्होंने खरीदा तो कीमत उनके ठीक सामने कोटेशन बोर्ड पर थी। खरीदने से पहले ही उन्हें पता था कि उन्हें अपने स्टॉक के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी, और वे हमेशा तुरंत बेच सकते थे। वे सफलतापूर्वक स्कैल्प कर सके क्योंकि वे बिजली की तरह चल सकते थे। वे अपनी किस्मत को फॉलो कर सकते थे या 1 सेकंड में अपना स्टॉक बुक कर सकते थे। उदाहरण के लिए, कभी कभी उन्हें यकीन था कि कोई स्टॉक कम से कम 1 पॉइंट आगे बढ़ेगा। खैर, उन्हें इस पर जोर नहीं देना पड़ा। वे 1 पॉइंट मार्जिन लगा सकते थे और एक पल में अपना पैसा दोगुना कर सकते थे, या वे आधा पॉइंट लेंगे प्रतिदिन 1 या 200 शेयरों पर। महीने के अंत में यह बुरा नहीं था। बेशक, उस अरेंजमेंट के साथ व्यवहारिक परेशानियां यह थी कि भले ही बकेट शॉप के पास लगातार बड़े नुकसान को सहने के लिए संसाधन हो, फिर भी वे ऐसा नहीं करेंगे। उनके पास उस स्थान पर कोई ऐसा कस्टमर नहीं होगा जिसकी हर समय जीतने की इच्छा न हो। सभी घटनाओं में बकेट शॉप में ट्रेडिंग के लिए जो एक परफेक्ट सिस्टम था, वह फुलरटन के ऑफिस में काम नहीं करता था। वहां जेसी वास्तव में स्टॉक खरीद और बेच रहे थे। टेप पर शुगर की कीमत 105 हो सकती है और वे 3 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं। वास्तव में जिस समय टिकर टेप पर 105 प्रिंट कर रहा था, एक्सचेंज के फ्लोर पर वास्तविक कीमत 104 या 103 हो सकती थी। जब तक 1000 शेयर बेचने का जेवरी का ऑर्डर फुलरटन के फ्लोरमैन को एग्जीक्यूट करने के लिए मिला, कीमत अभी भी कम हो सकती है। जब तक उन्हें क्लर्क से रिपोर्ट नहीं मिली, वे यह नहीं बता सके कि उन्होंने अपने 1000 शेयर किस कीमत पर बेचे थे। जब वे निश्चित रूप से एक बकेट शॉप में इसी तरह की ट्रांजैक्शन पर 3000 कमाते, तो वे स्टॉक एक्सचेंज हाउस में एक पैसा भी नहीं कमा पाते। बेशक उन्होंने एक एक्सट्रीम केस लिया है, लेकिन तथ्य यह है कि AR फुलरटन के ऑफिस में टेप हमेशा उनमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करता था, जहां तक उनका ट्रेडिंग सिस्टम का सवाल था, और उन्हें इसका ही एहसास नहीं था। और फिर यदि उनका ऑर्डर काफी बड़ा होता, तो उनकी अपनी सेल से कीमत और भी कम हो जाती। बकेट शॉप में उन्हें अपने ट्रेडिंग के प्रभाव के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। जैसे न्यूयॉर्क में हार गई, क्योंकि खेल बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि वे इसे वैलिड तरीके से नहीं खेल रहे थे जिससे उन्हें हार मिली, बल्कि यह था कि वे इसे अज्ञानतापूर्वक खेल रहे थे। उन्हें बताया गया है कि वे टेप के अच्छे रीडर हैं, लेकिन एक विशेषज्ञ की तरह टेप पढ़ना आने पर भी वे नहीं बच पाए। अगर वे स्वयं एक रूम ट्रेडर फ्लोर पर होते तो वे बहुत बेहतर काम कर पाते। एक विशेष भीड़ में शायद उन्होंने अपने सिस्टम को जेसी के ठीक सामने की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया होगा।
लेकिन निश्चित रूप से, उदाहरण के लिए, अगर उन्हें ऐसे पैमाने पर काम करना पड़ता जैसा कि वे अब कर रहे हैं, तो कीमतों पर उनके अपने ट्रेडिंग के प्रभाव के कारण सिस्टम उन्हें समान रूप से फेल कर देता। इन शॉर्ट, वे स्टॉक स्पेकुलेशन का खेल नहीं जानते थे। वे इसका एकमात्र हिस्सा जानते थे, एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो हर समय उनके लिए बहुत मूल्यवान रहा है। लेकिन अगर सब कुछ होते हुए भी वे हार गए, तो हर एक बाहरी व्यक्ति के पास जीतने या कैश करने का क्या चांस है? जेसी को यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि उनके खेल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे सटीक परेशानी का पता नहीं लगा सके। ऐसे समय थे जब उनका सिस्टम खूबसूरती से काम करता था, और फिर अचानक एक के बाद एक झटके के अलावा कुछ नहीं। याद रखें, वे केवल 22 वर्ष के थे। ऐसा नहीं है कि वे अपने आप में इतने फंस गए थे कि वे जानना ही नहीं चाहते थे कि उनकी गलती कहाँ है, बल्कि यह है कि उस उम्र में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता है। जेसी के लिए ऑफिस के लोग बहुत अच्छे थे। जेसी उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए भी अपनी इच्छा अनुसार डुबकी नहीं लगा सके, लेकिन पुराने एआर फ्लर्टोन और बाकी फर्म उनके प्रति इतने दयालु थे कि 6 महीने की एक्टिव ट्रेडिंग के बाद जेसी ने न केवल वह सब खो दिया जो वे लाए थे, बल्कि जो कुछ उनके पास था वो भी खो दिया। और तो और उन पर फर्म का कुछ $100 बकाया भी था। वहां वे एक साधारण बच्चे थे जो पहले कभी घर से दूर नहीं गए थे। अब वे एकदम टूट गए, लेकिन वे जानते थे कि उनके खेल के अलावा उनके साथ साथ कुछ भी गलत नहीं था। उन्हें नहीं पता कि वे खुद को स्पष्ट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन वे स्टॉक मार्केट को लेकर कभी अपना आपा नहीं खोना चाहते थे। वे टेप को लेकर कभी बहस नहीं करते। मार्केट में परेशान होना आपको कहीं नहीं ले जाता। जेसी ट्रेडिंग फिर से शुरू करने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने 1 मिनट भी नहीं गंवाया। वे दोबारा फ्लर्टोन के पास गए और उनसे कहा, एआर, मुझे $500 उधार दीजिए। किस लिए? एआर ने पूछा। मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। किस लिए? उन्होंने फिर से पूछा। कम से कम मार्जिन मनी तो होनी चाहिए, जेसी ने कहा। $500, एआर ने कहा और भौहें सिकोड़ ली। आप जानते हैं कि वे आपसे 10% मार्जिन बनाए रखने की उम्मीद करेंगे, और इसका मतलब है कि 100 शेयरों पर $1000। मुझे नहीं लगता कि आपको क्रेडिट देना बेहतर होगा। नहीं, जेसी ने कहा, मुझे यहाँ कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझ पर पहले से ही फर्म का कुछ बकाया है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे $500 उधार दें ताकि मैं बाहर जा सकूं और रोल लेकर वापस आ सकूं। आप इसे कैसे करेंगे? बूढ़े एआर ने पूछा। मैं जाऊंगा और एक बकेट शॉप में ट्रेड करूंगा, जेसी ने उससे कहा। वहां ट्रेड करेंगे? उन्होंने कहा। नहीं, जेसी ने कहा, मुझे अभी यह यकीन नहीं है कि मैं इस ऑफिस में खेल को हरा सकता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बकेट शॉप से पैसे निकाल सकता हूं। मैं उस खेल को जानता हूं। मेरी धारणा है कि मैं जानता हूं कि यहां मुझसे कहां गलती हुई है। उसने जेसी को $500 दे दिए और जेसी उस ऑफिस से बाहर चले गए जहां बकेट शॉप्स के बॉय टेरर, जैसा कि वे उसे कहते थे, उसने अपना ढेर खो दिया था। वे घर वापस नहीं जा सके क्योंकि वहां की शॉप उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगी। न्यूयॉर्क सवाल से बाहर था। उस समय कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। उन्होंने जेसी को बताया कि 90 के दशक में ब्रॉड स्ट्रीट और न्यू स्ट्रीट उनसे भरे हुए थे, लेकिन जब उन्हें अपने बिजनेस में उनकी आवश्यकता थी तब वे नहीं थे। इसलिए कुछ सोचने के बाद जेसी ने सेंट लुइस जाने का फैसला किया। उन्होंने वहां 2 कंपनियों के बारे में सुना था जिन्होंने पूरे मध्य पश्चिम में जबरदस्त बिजनेस किया। उनका मुनाफा बहुत बड़ा रहा होगा। दर्जनों कस्बों में उनके ब्रांच ऑफिस थे। वास्तव में जेसी को बताया गया था कि ट्रेडिंग की मात्रा के मामले में पूर्व में उनकी तुलना करने के लिए कोई चिंता नहीं थी। वे खुलेआम भागते थे और सबसे अच्छे लोग बिना किसी हिचकिचाहट के वहां ट्रेडिंग करते थे। एक साथी ने उन्हें तो यहां तक बताया कि एक संस्था का मालिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष था, लेकिन वह सेंट लुइस में नहीं हो सकता था। किसी भी रेट पर वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य एआर फ्लर्टोन एंड कंपनी के ऑफिस में मार्जिन के रूप में उपयोग करने के लिए, अपनी हिस्सेदारी वापस लाने के लिए अपने $500 के साथ वहीं गए थे।
जब वे सेंट लुइस पहुंचे तो वे एक होटल में गए। नहा धोकर बकेट शॉप ढूंढने निकले। उन्हें वहां 2 बकेट शॉप मिली। उनमें से एक थी J.G. डोलन कंपनी और दूसरी थी H.S. टेलर एंड कंपनी। उन्हें पता था कि वे उन्हें हरा सकते हैं। वे बिल्कुल सुरक्षित खेलने जा रहे थे, सावधानी पूर्वक और रूढ़िवादी तरीके से। उनका एक डर यह था कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले, क्योंकि पूरे देश में बकेट शॉप ने बॉय ट्रेडर के बारे में सुना था। वे गैम्बलिंग हाउस की तरह है और प्रोफेशनल गॉसिप करते हैं। डोलन टेलर से अधिक नजदीक था, इसलिए वे वहां सबसे पहले गए। वे उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कुछ दिन पहले ट्रेडिंग करने की अनुमति मिल सकती है, इससे पहले कि वे उन्हें अपना ट्रेड कहीं और ले जाने के लिए कहें। वे अंदर चले गए। यह एक बहुत बड़ी जगह थी और वहां कम से कम 200 लोग कोटेशन को घूर रहे होंगे। जेसी खुश थे, क्योंकि इतनी भीड़ में उन पर किसी का ध्यान न जाने का बेहतर मौका था। वे खड़े रहे और बोर्ड को देखते रहे और उन्हें तब तक ध्यान से देखते रहे जब तक उन्होंने अपने शुरुआती खेल के लिए स्टॉक नहीं चुन लिया। जेसी ने चारों ओर देखा और खिड़की पर ऑर्डर क्लर्क को देखा, जहां आप अपना पैसा डालते हैं और अपना टिकट लेते हैं। वह उनको देख रहा था, इसलिए वे उसके पास गए और पूछा, क्या आप यहीं कॉटन और वीट का ट्रेड करते हैं? हाँ बेटे, वह कहते हैं। क्या मैं भी स्टॉक खरीद सकता हूँ? यदि आपके पास नकदी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा। ओह, मुझे यह सब ठीक लगा। ठीक है, जेसी ने सेखी बगाड़ते लड़के की तरह कहा। क्या तुम्हारे पास है? वह मुस्कुराते हुए कहता है। मैं $100 में कितना स्टॉक खरीद सकता हूँ? जेसी ने झुंझलाते हुए पूछा। यदि तुम्हारे पास 100 है तो तुम 100 खरीद सकते हो। मेरे पास 100 है। हाँ, 200 भी, जेसी ने उससे कहा। अरे बाप रे, उसने कहा। बस आप मेरे लिए 200 शेयर खरीद लें, जेसी ने तेजी से कहा। 200 क्या? उसने अब गंभीर होकर पूछा। यह बिजनेस था। जेसी ने फिर से बोर्ड की ओर देखा, जैसे कि समझदारी से अनुमान लगाना हो, और उससे कहा, 200 ओमाहा। ठीक है, उसने कहा। उसने जेसी के पैसे लिए, गिने और टिकट लिख दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने जेसी से पूछा और जेसी ने उत्तर दिया, होरेस केंट। जेसी ने टिकट लिया और कस्टमर्स के बीच बैठकर रोल बढ़ने का इंतजार करने लगे। उन्हें क्विक एक्शन मिला और उस दिन कई बार ट्रेड किया और अगले दिन भी। 2 दिनों में उन्होंने $2800 कमाए और वे उम्मीद कर रहे थे कि वे उन्हें ट्रेडिंग पूरे वीक करने देंगे। जिस रेट पर जेसी कमा रहे थे वह इतना बुरा नहीं होगा। फिर वे दूसरी शॉप संभालेंगे और अगर वहां भी उनकी किस्मत वैसी ही रही तो वे न्यूयॉर्क वापस जाएंगे। तीसरे दिन की सुबह जब जेसी 500 BRT खरीदने के लिए खिड़की के पास गए तो क्लर्क ने उनसे कहा, आइए मिस्टर केंट, बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। जेसी जानते थे कि खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने उससे कहा, वे मुझसे किस बारे में मिलना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। वे कहाँ है? अपने प्राइवेट ऑफिस में। वहां से जाओ। और उसने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। जेसी अंदर गए। डोलन अपनी मेज पर बैठे थे। वे घूमे और बोले, बैठो लिविंगस्टन। उन्होंने एक चेयर की ओर इशारा किया। जेसी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उन्हें नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि वह कौन है। शायद होटल रजिस्टर से। आप मुझसे किस बारे में मिलना चाहते हैं? जेसी ने उनसे पूछा। सुनो बच्चे, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, समझे? बिल्कुल कुछ नहीं। देखना। नहीं, मैं नहीं देखता, जेसी ने कहा। वह अपनी घूमने वाली चेयर से उठे। वे बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने जेसी से कहा, बस यहां आओ लिविंगस्टन। लिविंगस्टन आओगे? और वे दरवाजे तक चले गए। उन्होंने उसे खोला और फिर उन्होंने बड़े कमरे में बैठे कस्टमर्स की ओर इशारा किया। क्या आपने उन्हें देखा है? उसने पूछा। क्या? देखो, जरा उन पर एक नजर डालो बच्चे। उनकी संख्या 300 है। 300 सकर्स। वे मुझे और मेरे परिवार को खाना खिलाते हैं। देखो, 300 सकर्स। फिर तुम अंदर आते हो और 2 दिनों में ही यहां तबाही मचा देते हो। क्या मैं इन पुलिस वालों को 2 सप्ताह में 300 से अधिक इसलिए देता हूं? यहां कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके पास जो कुछ है उसमें आपका स्वागत है, लेकिन हां, अब और नहीं मिलेगा। यहां तुम्हारे लिए अब और कुछ नहीं है।
मैं क्यों जाऊं, जेसी ने कहा। मैंने तुम्हें परसों आते देखा और मुझे तुम्हारा रूप किसी भी लेवल पर पसंद नहीं आया। मैंने रिंगर को खोजा और उस गधे को मेरे पास बुलाया। उसने दोषी क्लर्क की ओर इशारा किया और पूछा कि तुमने क्या किया है। और जब उसने मुझे बताया तो मैंने उससे कहा, मुझे उस लड़के का रूप पसंद नहीं है, वह एक रिंगर है। पनीर का वह टुकड़ा कहता है, मालिक, उसका नाम होरेस केंट है और वह एक उत्साही लड़का है जो लंबी पैंट पहनने का आदी है। वह बिल्कुल ठीक है। खैर, मैंने उसे अपने तरीके से चलने दिया। उस कंबल कोरे की कीमत मुझे $2800 पड़ी। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन अब तिजोरी तुम्हारे लिए बंद है। आप यहां देखो लिविंगस्टन, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब सुना है। मैं अपना पैसा सकर्स के दांव से कमाता हूं और वे यहां के नहीं हैं। मेरा लक्ष्य एक खेल बनाना है और जो कुछ आपने हमसे छीना है उसमें आपका स्वागत है, लेकिन इससे अधिक आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। अब मुझे पता है कि वे कौन है। तो आप बाहर चलो बेटे, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जेसी ने अपने $2800 के प्रॉफिट के साथ डोलन का स्थान छोड़ दिया। टेलर का हाउस उसी ब्लॉक में था। जेसी को पता चला कि टेलर एक बहुत अमीर आदमी था और उसके पास बहुत सारे पूल रूम भी थे। जेसी ने उसके बकेट शॉप पर जाने का फैसला किया। वे सोच रहे थे कि क्या मध्यम शुरुआत करना और 1000 शेयरों तक काम करना बुद्धिमानी होगी या गिरावट के साथ शुरू करना होगा, इस सिद्धांत पर कि वे एक दिन से अधिक ट्रेड करने में सक्षम नहीं हो सकते। जब वे हार रहे होते हैं तो वे बहुत तेजी से बुद्धिमान हो जाते हैं। और जेसी 1000 BRT खरीदना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि वे इसमें से 4 या 5 पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें संदेह हुआ या यदि बहुत सारे कस्टमर्स के पास वह स्टॉक था तो वे शायद जेसी को ट्रेड ही नहीं करने देते। जेसी ने सोचा कि शायद बेहतर होगा कि वे पहले अपने ट्रेड को बिखेर दें और छोटी शुरुआत करें। यह डोलन जितनी बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन साज सज्जा अच्छी थी और जाहिर तौर पर क्राउड बेटर क्लास का था। यह जेसी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था और उन्होंने अपना 1000 BRT खरीदने का फैसला किया। इसलिए वे प्रॉपर विंडो की ओर बढ़े और क्लर्क से कहा, मैं कुछ BRT खरीदना चाहता हूं। इसकी लिमिट क्या है? कोई लिमिट नहीं है, क्लर्क ने कहा। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ खरीद सकते हैं। 1500 शेयर खरीदें, जेसी कहते हैं। और जब तक क्लर्क टिकट लिखना शुरू करता है, जेसी ने अपनी जेब से अपना रोल निकाल लिया। तभी उन्होंने देखा कि एक लाल सिर वाला आदमी उस क्लर्क को धक्का देकर काउंटर से दूर ले गया। वह झुक गया और जेसी से कहा, कहो लिविंगस्टन, तुम डोलन के पास वापस जाओ, हमें आपका बिजनेस नहीं चाहिए। जेसी ने कहा, जब तक मुझे मेरा टिकट नहीं मिल जाता तब तक प्रतीक्षा करो। मैंने अभी थोड़ा सा BRT खरीदा है। उन्होंने कहा, आपको यहाँ कोई टिकट नहीं मिलेगा। इस समय तक अन्य क्लर्क उसके पीछे आ गए थे और जेसी की ओर देख रहे थे। यहाँ ट्रेड करने कभी मत आना, हम आपका बिजनेस नहीं लेते, समझे? गुस्सा होने या बहस करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए जेसी होटल वापस गए, अपना बिल चुकाया और न्यूयॉर्क के लिए पहली ट्रेन पकड़ी। ये कठिन था। वे कुछ असली पैसे वापस लेना चाहते थे और टेलर ने उन्हें एक भी ट्रेड नहीं करने दिया। जेसी न्यूयॉर्क वापस आ गई, फ्लर्टन को 500 का भुगतान किया और सेंट लुइस के पैसे से फिर से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। उनके पास अच्छे और बुरे दौर थे, लेकिन वे उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार उनके पास सीखने को कुछ भी नहीं था, केवल एक तथ्य को समझने के लिए कि स्टॉक स्पेकुलेशन के खेल में ट्रेडिंग करने के लिए फ्लर्टन के ऑफिस में जाने से पहले उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक था। वे उन पजल फैंस में से एक थे जो संडे के अंक में क्रॉसवर्ड पजल कर रहे थे, यानी कि जब तक उन्हें वह प्राप्त नहीं हो जाता वे संतुष्ट नहीं होते। खैर, जेसी निश्चित रूप से अपनी पजल का हल ढूंढना चाहते थे। उन्हें लगा कि बकेट शॉप में उनका बिजनेस हो गया है, लेकिन यहाँ उनसे गलती हुई। जेसी ने न्यूयॉर्क वापस आने से लगभग कुछ महीने बाद फ्लर्टन के ऑफिस में एक बूढ़ा आदमी जिगर आया। वह AR को जानता था। किसी ने कहा था कि उनके पास एक समय रेस के घोड़ों की एक सीरीज थी। यह स्पष्ट था कि उन्होंने बेहतर दिन देखे हैं। जेसी का परिचय पुराने मैकडेविड से हुआ
वह भीड़ को वेस्टर्न रेस ट्रैक बदमाशों के एक समूह के बारे में बता रहे थे। उन्होंने सेंट लुइस में कुछ स्किन गेम को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा, मुख्य शैतान टेलर नाम का एक पूल रूम का मालिक था। क्या टेलर? जेसी ने उससे कहा। हाँ टेलर, H.S. टेलर। मैं उस बर्ड को जानता हूं, जेसी ने कहा। वह अच्छा नहीं है, मैकडेविड ने कहा। वह उससे भी बदतर है, जेसी ने कहा, और मुझे उसके साथ समझौता करने के लिए एक छोटा सा मामला है। मतलब कैसे? इनमें से किसी भी छोटे खेल को हिट करने का एकमात्र तरीका उनकी पॉकेट बुक है। मैं अभी उसे सेंट लुइस में नहीं छू सकता, लेकिन किसी दिन मैं ऐसा करूंगा। जेसी ने मैकडेविड को अपनी शिकायत बताई। ठीक है, बूढ़े मैक कहते हैं। उन्होंने यहां न्यूयॉर्क में जुड़ने की कोशिश की और ऐसा नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने होबोकेन में एक जगह खोली है। यह बात फैल गई है कि नाटक की कोई सीमा नहीं है, और हाउस रोल ने जिब्राल्टर की चट्टान को बेंटम फ्ली की शैडो में फेड कर दिया है। कैसी जगह? जेसी को लगा कि उसका मतलब पूल रूम है। बकेट शॉप, मैकडेविड ने कहा। क्या आप निश्चिंत हैं कि यह खुला है? हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया है। यह केवल अफवाह है, जेसी ने कहा। क्या आप निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं कि वह चल रहा है या नहीं, और यह भी कि वे वास्तव में एक आदमी को कितना हैवी ट्रेड करने देंगे? जरूर बेटे, मैकडेविड ने कहा। मैं कल सुबह स्वयं जाऊंगा और यहां आकर तुम्हें बताऊंगा। उसने ऐसा ही किया। ऐसा लगता है कि टेलर पहले से ही एक बड़ा बिजनेस कर रहा था, और वह जो कुछ भी प्राप्त कर सकता था ले लेगा। यह शुक्रवार का दिन था। पूरे वीक मार्केट ऊपर जा रहा था। यह 20 साल पहले था, याद रखें, और यह एक इंडिकेशन था कि शनिवार को बैंक का स्टेटमेंट सरप्लस रिजर्व में बड़ी कमी दिखाएगा। इससे बड़े ट्रेडर को मार्केट में कूदने और कुछ कमजोर कमीशन हाउस अकाउंट्स को हिलाने की कोशिश करने का पारंपरिक बहाना मिल जाएगा। ट्रेडिंग के आखिरी आधे घंटे में सामान्य रिएक्शन होंगे, खासकर उन स्टॉक्स में जिनमें जनता सबसे ज्यादा एक्टिव थी। निसंदेह ये वही स्टॉक होंगे जिनके बारे में टेलर के कस्टमर्स की सबसे ज्यादा नजर होगी, और शॉप्स उनमें कुछ कम बिक्री देखकर खुश हो सकती है। दोनों तरफ से सकर्स के पकड़ने से कुछ भी अच्छा नहीं है, और एक पॉइंट के अंतर के साथ कुछ भी इतना आसान नहीं है। उस शनिवार की सुबह जेसी होबोकन के टेलर के स्थान तक पीछा करता रहा। उन्होंने कस्टमर्स के लिए एक बड़ा कमरा तैयार किया था, जिसमें आकर्षक कोटेशन बोर्ड और क्लर्कों की पूरी फौज और ग्रे रंग का एक विशेष पुलिसकर्मी था। वहां लगभग 25 कस्टमर थे। जेसी ने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने जेसी से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है, और जेसी ने उसे कुछ नहीं बताया कि एक फेलो अपने पूरे रोल पर दांव लगाने की स्वतंत्रता के कारण ट्रैक पर बहुत अधिक पैसा कमा सकता है, और स्टॉक में चिकन फीड के लिए पिकिंग करने और कई दिनों तक इंतजार करने के बजाय मिनटों में हजारों जीतने के लिए खड़ा हो सकता है। वह जेसी को बताने लगा कि स्टॉक मार्केट गेम कितना सुरक्षित है, और उसने कुछ ग्राहकों को कितना कमा कर दिया है। यह एक नियमित ब्रोकर था जो वास्तव में एक्सचेंज पर आपके स्टॉक खरीदता और बेचता था, और यदि कोई आदमी होता तो क्या होता, केवल हैवी ट्रेड से ही वह इतना कमा सकता था कि किसी को भी संतुष्ट कर सके। उसने सोचा होगा कि जैसे किसी पूल रूम की ओर जा रहे हैं, और इससे पहले कि टट्टू उसे कुतर ले, वह जेसी के रोल को झटकना चाहता था, क्योंकि उसने कहा था कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि शनिवार को मार्केट 12 बजे बंद हो जाती है। इससे उन्हें पूरी दोपहर अन्य कामों में लगाने की छूट मिल जाएगी। अगर जेसी ने सही स्टॉक चुना तो उनके पास ट्रैक पर ले जाने के लिए एक बड़ा रोल हो सकता है। जेसी को ऐसा लग रहा था मानो उन्हें उस पर विश्वास नहीं है, और वह मुझे फोन करता है। जेसी घड़ी देखते रहे। 11:15 पर जेसी ने कहा, ठीक है, और क्लर्क को विभिन्न स्टॉक्स में सेल के ऑर्डर देना शुरू कर दिया। जेसी ने $2000 नकद लगा दिए, और वह इसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने जेसी को बताया कि उसने सोचा था कि वे बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और आशा करता हूं कि आप अक्सर आते रहेंगे। जैसा जेसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। ट्रेडर्स ने उन स्टॉक्स पर हथौड़ा मारा जिनमें उन्हें लगा कि वे सबसे अधिक स्टॉप हासिल करेंगे, और निश्चित रूप से प्राइस में गिरावट आई।
जेसी ने सामान्य ट्रेडर्स कवरिंग पर आखिरी 5 मिनट की रैली से ठीक पहले अपने ट्रेड क्लोज कर दिए। अब जेसी के पास $5100 आ रहे थे। वे कैश इन करने गए। मुझे खुशी है कि मैं अंदर आया, जेसी ने मैनेजर से कहा और उसे अपने टिकट दे दिए। कहो, वह जेसी से कहता है, मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता। मैं किसी ऐसे रन की कोशिश में नहीं था। मैं इसे सोमवार सुबह आपके लिए यहां रखूंगा, निश्चित रूप से ब्लेज की तरह। ठीक है, लेकिन पहले मैं हाउस में जो कुछ भी है उसे ले लूंगा, जेसी ने कहा। आपको मुझे अपने छोटे साथियों का भुगतान करने देना होगा, उन्होंने कहा। आपने जो कुछ भी रखा है और जो कुछ भी बचा है मैं आपको वापस दे दूंगा। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं अन्य टिकटों को भुना न लूं। इसलिए जेसी ने तब तक इंतजार किया जब तक वह अन्य विजेताओं को भुगतान नहीं कर देता। मुझे पता था कि मेरा पैसा सुरक्षित है। टेलर को ऑफिस द्वारा इतना अच्छा बिजनेस करने में खुशी नहीं होगी, और यदि उसने ऐसा किया तो उनके पास जो कुछ भी था उसे वहीं ले लेने से बेहतर जेसी और क्या कर सकता था। उन्हें अपने $2000 और इसके अलावा लगभग $800 मिले जो ऑफिस में उनके पास थे। जेसी ने उससे कहा कि वह सोमवार सुबह वहां पहुंचेंगे। उसने कसम खाई कि पैसे जेसी का इंतजार कर रहे होंगे। जेसी आज दोपहर 12 बजे से थोड़ा पहले होबोकन पहुंच गए। उन्होंने एक साथी को मैनेजर से बात करते हुए देखा, जिसे उन्होंने सेंट लुइस ऑफिस में उस दिन देखा था जब टेलर ने जेसी को डोलन वापस जाने के लिए कहा था। जेसी को तुरंत पता चल गया कि मैनेजर ने होम ऑफिस को टेलीग्राफ कर दिया है और उन्होंने अपने एक आदमी को कहानी की जांच करने के लिए भेजा है। वे बदमाश किसी पर भरोसा नहीं करते। मैं अपने शेष पैसे लेने आया था, जेसी ने मैनेजर से कहा। क्या यही आदमी है? सेंट लुइस चैप ने पूछा। हाँ, मैनेजर ने कहा और अपनी जेब से पीली बक्कस का एक गुच्छा निकाला। इसे पकड़ो, सेंट लुइस साथी ने उससे कहा और फिर जेसी की ओर मुड़कर कहा, कहो लिविंगस्टन, क्या हमने तुम्हें नहीं बताया था कि हमें तुम्हारा बिजनेस नहीं चाहिए? पहले मुझे मेरे पैसे दो, जेसी ने मैनेजर से कहा, और उसने 2000, 4, 500 और 300 से अधिक का भुगतान किया। क्या कहा आपने? जेसी ने उससे कहा। हमने तुमसे कहा था कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारे यहां ट्रेड करो। हाँ, जेसी ने कहा, इसलिए मैं आया हूं। ठीक है, अब मत आना, दूर रहो। उसने जेसी पर छींटाकशी की। भूरे रंग की पोशाक में एक सामान्य सा निजी पुलिसकर्मी वहां आया। सेंट लुइस ने मैनेजर पर अपनी मुट्ठी हिलाई और चिल्लाया, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। उल्लू, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। इस आदमी को अंदर नहीं आने देना था। वह लिविंगस्टन है, आपको आदेश थे। सुनो तुम, जेसी ने सेंट लुइस आदमी से कहा, यह सेंट लुइस नहीं है। आप यहां कोई चाल नहीं चल सकते, जैसा कि आपके बॉस ने वेलफास्ट बॉय के साथ किया था। आप इस ऑफिस से दूर रहें, आप यहां ट्रेड नहीं कर सकते। वह चिल्लाया। अगर मैं यहां ट्रेड नहीं कर सकता तो कोई और नहीं करेगा, जेसी ने उससे कहा। आप यहां उस तरह की चीजों से बच नहीं सकते। खैर, सेंट लुइस ने तुरंत अपनी ट्यून बदल ली। यहां देखो यंग बॉय, उसने परेशान होकर कहा, हम पर एक एहसान करो, रीजनेबल बनो। आप जानते हैं कि हम इसे हर दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते लिविंगस्टन। मैं आराम से जाऊंगा, जेसी ने दावा किया। देखो, हमने यहां अभी शुरुआत की है, इसलिए हमें अभी अपना काम जमाने दो, जेसी ने कहा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं इस बिजनेस से कुछ भी नहीं चाहता, उन्होंने आगे कहा, और उसे मैनेजर के प्रति मिनट 10 लाख की रेट से बात करने के लिए छोड़ दिया। सेंट लुइस में उन्होंने जेसी के साथ जो व्यवहार किया उससे उन्हें कुछ पैसे मिले। यहां उनके गर्म होने या उन्हें बंद करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। जेसी फुलरटन ऑफिस में वापस गए और मैकडेविड को बताया कि क्या हुआ था। फिर उन्होंने उससे कहा कि अगर वह सहमत हो तो वे चाहेंगे कि वह टेलर के यहां जाए और 20 या 30 शेयर लॉट में ट्रेड शुरू करें, ताकि उन्हें इसकी आदत हो जाए। फिर जैसे ही जेसी को बड़ी सफाई करने का अच्छा मौका दिखा, उन्होंने उसे फोन किया और वे इसमें कूद पड़े। जेसी ने मैकडेविड को $1000 दिए और वह होकोबेन गया, और जैसे जेसी ने उससे कहा था वैसा ही किया। उसे नियमित लोगों में से एक बनना होगा। फिर एक दिन जब जेसी को लगा कि उन्हें ब्रेक मिलने वाला है, तो उन्होंने मैक को यह बात बताई और उसने वह सब कुछ बेच दिया जो उन्होंने उसे दिया था।
मैक को उसका रेक ऑफ देने और खर्चों का भुगतान करने के बाद जेसी ने उस दिन $2800 साफ कर दिए, और उन्हें संदेह है कि मैक ने इसके अलावा अपनी ओर से भी थोड़ा सा दांव लगाया था। उसके 1 महीने से भी कम समय के बाद टेलर ने अपनी होकोबन शाखा बंद कर दी। पुलिस व्यस्त हो गई और किसी भी तरह उसने भुगतान नहीं किया। हालांकि जेसी ने वहां केवल 2 बार ट्रेडिंग की थी, दोनों ही एक तेजी वाली मार्केट में, जब शेयरों ने 1 पॉइंट मार्जिन को वापस आउट करने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दी। और निश्चित रूप से सभी कस्टमर्स तेजी से बढ़ रहे थे और जीत रहे थे और पिरामिड बना रहे थे, और पूरे देश में बकेट शॉप के बंद होने की होड़ सी लग गई। उनका खेल बदल गया है। एक प्रतिष्ठित ब्रोकर के ऑफिस में स्पेकुलेटिंग की तुलना में पुराने जमाने की बकेट शॉप में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ निश्चित फायदे थे। फॉर वन थिंग, जब मार्जिन एग्जॉस्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो आपके ट्रेड का ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर का सबसे अच्छा प्रकार था। आप जितना इन्वेस्ट कर चुके हैं उससे अधिक के लिए आप परेशान नहीं हो सकते, और ऑर्डर्स के रोटन एग्जीक्यूशन का कोई खतरा नहीं था। न्यूयॉर्क में शॉप्स कभी भी अपने कस्टमर्स के प्रति उतनी उदार नहीं थी जितनी जेसी ने सुना है कि वे वेस्ट में थी। यहाँ के ऑर्डर कुछ स्टॉक्स पर पॉसिबल प्रॉफिट को 2 पॉइंट तक लिमिटेड कर देते थे। शुगर और टेनेसी कोल और आयरन इनमें से थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 10 मिनट में 10 पॉइंट ले गए। हालांकि आप एक टिकट पर केवल 2 पॉइंट ही बना सकते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अन्यथा ग्राहक को बहुत बड़ी संभावना मिल रही थी। वह $1 खोने और 10 बनाने के लिए खड़ा था। और फिर ऐसे समय भी आए जब सबसे बड़ी शॉप्स सहित सभी शॉप्स ने कुछ स्टॉक पर ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। साल 1900 में इलेक्शन डे से 1 दिन पहले, जब यह पहले से ही कंक्लूजन था कि मैकिन्ले जीतेंगे, देश में किसी भी शॉप ने अपने कस्टमर्स को स्टॉक नहीं खरीदने दिए। मैकिन्ले पर इलेक्शन की संभावना 3 में से 1 थी। सोमवार को स्टॉक खरीदने से आप 3 से 6 पॉइंट या उससे अधिक कमा सकते हैं। एक आदमी ब्रायन पर दांव लगा सकता है और स्टॉक खरीद सकता है और निश्चित पैसा कमा सकता है। बकेट शॉप ने उस दिन ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। यदि उन्होंने जेसी का बिजनेस लेने से इनकार नहीं किया होता तो जेसी ने उनमें ट्रेडिंग करना कभी बंद नहीं किया होता, और तब उन्हें कभी पता नहीं चलता कि स्टॉक स्पेकुलेशन के खेल में कुछ पॉइंट्स के फ्लक्चुएशन के लिए खेलने के अलावा और भी बहुत कुछ है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अगर आप इसे बिना